सुना था कि 1000 भ्रष्टाचारियों का पाला जब जब किसी ईमानदार ऑफिसर के साथ पड़ जाता है तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। लेकिन यह सुनी सुनाई बातें मैंने आईएएस ऑफिसर रणसिंघे में देखी, जिसने मुंबई में ड्रग सप्लाई करने वालों की नींदें हराम कर रखी थी, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। पैसा पूरा है, पूरे 250 ग्राम है, पर ये तू बेचेगा कहाँ? अक्खी मुंबई में तो ऑलरेडी सेट है। वहीं जहाँ कोई नहीं बेचता। मतलब बांद्रा फोर्ट। पप्पू को बंजर जमीन पर लहलहाती फसल उगाना अच्छा लगता है। जिस जगह की बात करते हुए तू इतनी डायलॉगबाजी कर रेला है ना पप्पू शाणे, वहाँ ड्रग्स बेचने वालों की मौत रहती है। आईएएस ऑफिसर का भूत रहता है उधर। जानता हूँ, वही आईएएस ऑफिसर ना जिसे 80 में मस्तान के मुर्गों ने बोरी में डालकर रस्सी में बांधकर वहीं बांद्रा फोर्ट के सामने समुद्र में फेंक के मार दिया था। अबे उस दिन से लेकर आज तक उस एरिया में जाकर जिसने भी ड्रग बेची है वो लाश बनकर ही वहां से लौटा है मेरी जान। बेकार की बातें हैं ये बड़े भाई। भूत प्रेत नहीं होते। काम वहीं से शुरू करेंगे अपन। उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मेरी बात समझ, मत जा उधर। छोड़ो ना बड़े भाई, तुम बस ब्रॉड स्क्रीन देखो, नोटों का आवन जावन देखो। आखे पुलिस डिपार्टमेंट को यही लगता है कि बांद्रा फोर्ट पर आईएएस ऑफिसर रणसिंघे का पहरा रहता है, इसलिए वो वहाँ राउंड नहीं लगाती। इसी बात का फायदा उठा के अपन वहीं से अपना काम ऑपरेट करेगा और लाखों करोड़ों कमाएगा। यही चपनी स्ट्रेटेजी है भाई। चलता हूँ। रुक, मुझे पता है तू आज के बाद यहाँ वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए ये रख ले, मरने से पहले पूरी ऐश कर ले। थैंक यू भाई। बड़े भाई ने साफ शब्दों में पप्पू को समझाया था कि बांद्रा फोर्ट पर ड्रग्स बेचना मतलब रणसिंघे के भूत के हाथों मारे जाना। लेकिन खुद को बहादुर समझने वाले पप्पू की तो होनी उसे वहां बुला रही थी, वो रुकता भी कैसे। अरे पप्पू भाई, कोई भी नशेड़ी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाँ भाई, सब बोल रहे हैं कि यहाँ आए तो रणसिंघे उन्हें मार देगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाई रणसिंघे सच में आ गया तो? हम इतनी देर से यहाँ हैं, कोई आया? सब बकवास है मेरे छगन मगन। कोई भूत वूत नहीं होता, सब बनाई हुई कहानियां हैं। खैर ये डर का माहौल बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लगाएंगे, लेकिन ओपनिंग डे पर बोनी तो करनी पड़ेगी। कुछ पैसे हैं जेब में या फोकट हो, है ना भाई? ये 355 और मेरे पास भाई 150 हैं। जितने हैं बोनी के लिए बहुत हैं। ये पकड़ो, अब इसे बेचो या खाओ, माल तुम्हारा। पूरे 5000 का खालिस माल है, मौज करो। चलो अब, कल नए तरीके से फील्डिंग करेंगे। ओ गॉड, रणसिंघे! रणसिंघे के इलाके में ड्रग्स बेचने के जुर्म में रणसिंघे तुम तीनों को सजाए मौत देता है। मौत से बचकर भागना हो तो यहाँ आकर ड्रग्स नहीं बेचनी चाहिए थी। अब तेरी बारी। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर तुम गलत काम करते हो तो एक ईमानदार ऑफिसर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे एक शहर की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाता है। अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर यह अकेलापन किसी की जिंदगी में है तो उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आदत पाल लेनी चाहिए।
या आगे बढ़कर लोगों को दोस्त बनाने की पहल करनी चाहिए, मगर भूल से भी किसी बेजान चीज के साथ दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गलती करने से सूरज खुद को रोक न सका। सूरज बेशक एक अच्छी नौकरी कर रहा था, खूब पैसे भी कमा रहा था, लेकिन शहर की भागम भाग में वो एकदम अकेला था। नौकरी से घर वापस आकर सोने से पहले तक घर को सजाना और सजाकर उसे वापस बिगाड़ना सूरज का रूटीन वर्क था। ऐसा करके वो खुद को व्यस्त रखकर अपने अकेलेपन को दूर रखता था। सूरज का ये तरीका ही शायद सही था। उसके इस अजीब सनकी व्यवहार से ना तो किसी को परेशानी थी और ना ही खुद का कोई नुकसान। लेकिन एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र इश्तिहार पर चली गई, जो बोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया के सहारे लोगों का अकेलापन दूर करने का दावा कर रहा था। इश्तिहार देखते ही सूरज एक्साइटेड हो गया और उसने दी गई वेबसाइट पर जाकर उस गुड़िया को खरीद लिया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो बोलने वाली गुड़िया नहीं, उसकी मौत की गुड़िया खरीद रहा है। सर, आपका पार्सल यहाँ साइन कर दीजिए। हाय, मेरा नाम गुड़िया है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ये नाम पसंद नहीं है तो तुम अपनी पसंद से मेरा कोई भी नाम रख सकते हो। क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? क्या तुम मेरा नाम बदलना चाहोगे? नहीं, तुम्हारा नाम मुझे पसंद है गुड़िया। धन्यवाद। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। सूरज, तुम मुझे सूरज कहकर बुला सकती हो। हाय सूरज, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या इस घर में सूरज और गुड़िया के अलावा कोई और सदस्य भी है? अगर है तो गुड़िया उनसे मिलना चाहती है। नहीं गुड़िया, इत्तेफाक से तुम्हारे और मेरे अलावा इस रेंटेड हाउस में और कोई नहीं रहता। रुको, मैं तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ा देता हूँ। यहाँ मकान मालिक की एक पुरानी अलमीरा रखी है, उसमें शायद तुम्हारे लायक कपड़े मिल जाएं। ये अच्छा हुआ जो पुराना किराएदार यहाँ कुछ कपड़े छोड़ गया। ये तो लगता है गुड़िया के लिए ही बने हैं। देखो कितने सुंदर कपड़े लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अकेलेपन से जूझ रहे सूरज ने पहले तो बिना सोचे समझे बेजान डॉल ली, फिर उसे एक अनजान के कपड़े पहना दिए। वो कपड़े तान्या के थे। तान्या एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। उसे मोबाइल पर कहानियां सुनने की आदत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पापा ने उसका मोबाइल छीन लिया। पापा, मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे मेरा मोबाइल मत लिया करो। मैंने मोबाइल लिया नहीं है, मुझे लेना पड़ा है तान्या। इस मोबाइल की वजह से तुम न पढ़ती हो न लिखती हो, बस सारा दिन इस पर कहानियां सुनती रहती हो। ऐसे ही करती रहोगी तो फेल हो जाओगी। आज आपको मेरा पास और फेल होना दिखाई दे रहा है। बचपन से लेकर आज तक जाने कितने एग्जाम्स हुए हैं, तब क्यों नहीं आया था ये प्यार सामने? माँ को सहेलियों से फुर्सत नहीं थी और आपको अपने काम से। माँ बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह बड़ी हुई हूँ मैं। तुम बड़ी ही नहीं हुई हो तान्या, बदतमीज भी हो गई हो। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाने से पहले मार ही दो ना मुझे, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो करना है करो, मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन ये मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। ठीक है डैड, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। शायद मेरे मरने से ही आपको खुशी मिलेगी। तान्या के मरने के बाद उसके पिता का बुरा हाल हो गया। वो उस घर को उसी हाल में छोड़कर वहां से चले गए। सूरज ने आज अपनी डॉल को उसी तान्या के कपड़े पहनाए थे।
और ऐसा होते ही गुड़िया की आवाज एकदम नॉर्मल लड़कियों जैसी हो गई। गुड़िया, ये कपड़े पहनकर तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम भी हैंडसम लग रहे हो। तुम तो एकदम असली लड़कियों जैसे बोलने लगी। मैं तुम्हारे बात करने के तरीके से बहुत खुश हूँ सूरज, इसलिए मैंने अपनी आवाज बदल ली। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, दिल करता है जिंदगी भर तुम्हें सुनता रहूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये आवाज जिंदगी भर ऐसी ही रह सकती है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें हर रोज रात को मुझे एक नई कहानी सुनानी होगी। अगर मना किया तो मेरी आवाज वापस मशीनी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये आवाज अच्छी है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर रोज एक नई कहानी सुनाऊंगा। और जैसा कि अभी रात हो चुकी है तो आज की कहानी है तुम्हारी ही जैसी एक खूबसूरत लड़की की। सूरज ने गुड़िया को हर रोज रात में कहानी सुनाने का वादा तो कर दिया, मगर उसे नहीं पता था ये वादा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। गुड़िया ने सूरज को एक अनुशासन में बांध दिया था। इंसान की अगर मजबूरी ना हो तो उसे अनुशासन और नियम में बांधना बहुत कठिन होता है। जल्द ही वो एक रात आ गई जिसका डर था। सूरज गुड़िया को कहानी सुनाते सुनाते सो गया। सूरज, सूरज, उठो, बताओ ना पीपल वाली चुड़ैल ने क्या किया? फिर वो सो गई। तुम भी मेरे बाप जैसे हो। उन्हें भी मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं थी और तुम्हें भी नहीं है। सूरज, उठो, कहानी अधूरी छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उठो। सोने दो ना गुड़िया, आज ऑफिस में बहुत काम था। मैं यही कहानी तुम्हें कल सुना दूंगा। अभी प्लीज सोने दो और तुम भी आराम करो। नहीं कर सकती मैं आराम। इतने सालों से आराम ही तो कर रही थी। गुड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरे बाल। बस, बहुत हुआ ड्रामा। मैं कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, मैं तान्या हूँ। मेरे कपड़ों को तुमने इस गुड़िया को पहनाकर मुझे ये नया रूप दिया है। अब चुपचाप मुझे कहानी सुनाओ, वरना पहले मैं मरी थी, अब तुम्हें मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं सुनाता हूँ कहानी। वो राजा जब जंगल गया तो वहां उसे एक सूखा तालाब मिला। उस तालाब के बीचों बीच एक सूखा कुआं था। कुएं के मुंडेर पर काले रंग की बेलों ने अपना घर बना रखा था। राजा धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। सूरज कहानी सुनाते हुए रुकता है। तान्या, मुझे बाथरूम जाना है। कहा ना तुम्हें, जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगे। सुनाओ। नहीं, मुझे जाना है। तान्या कौन सुना करता है? धोखेबाज। मौत जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है जो कभी भी सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सूरज ने ध्यान दिया होता तो वो अपनी मौत से बच जाता। अकेलापन दूर करने के लिए हमें बनावटी चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ये बनावटी चीजें हमसे हमारा असली अपनापन छीन लेती हैं। इसलिए हमें वो दोस्त बनाने चाहिए जो सामने दिखाई दे, जिनमें जान हो, एहसास हो, प्यार हो। तान्या मोबाइल की ही वजह से मरी, सूरज गुड़िया और तान्या की वजह से। अब ना जाने किसके अकेलेपन का नंबर है। मुझसे वादा करके उसे तोड़ने की यही सजा है, मौत।
इंसान किसी खतरे में न पड़ जाए इसलिए चेतावनी लिखी जाती है, और जहां चेतावनी लिखी हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एक काली अंधेरी रात थी। एक झाड़ी के अंदर से डरावनी आवाज आती है। तभी झाड़ी को चीरकर एक भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है। वो अपनी थैली से एक आईना निकालती है और खुद का चेहरा देखती है। वो चेहरे पर झुर्रियां देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या? मेरे खूबसूरत से चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। मतलब अगर कुछ दिन और मुझे इंसानी खून नहीं मिला तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मैं बूढ़ी। मुझे जल्दी से इंसान का खून पीना होगा, किसी भी कीमत पर। मुझे इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान की तलाश में एक गांव के पास पहुंचती है, लेकिन गांव में कोई भी नजर नहीं आता। घर के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो पलट कर देखती है तो उसे एक तांत्रिक आता दिखाई देता है। क्या किस्मत है मेरी, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मैं इसका खून पीऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। रुक जाओ, मेरी भूख मिटाए बगैर इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हो? रुक जा चुड़ैल, और इस गांव से दूर चली जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मूर्ख तांत्रिक, अब तू नहीं बचेगा, और ना ही ये गांव वाले। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक भभूत निकालता है, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। तांत्रिक अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकालता है, जिसके अंदर चुड़ैल एक धुएं के रूप में कैद हो जाती है। तांत्रिक शीशी लेकर जंगल के एक कुएं के पास पहुंचता है। आज के बाद तू इस कुएं में कैद रहेगी, जब तक कोई तुझे यहाँ से निकाल नहीं देता। ए रोनी, ए रोतलू लाल, तू यहाँ पे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे हम पिकनिक पे जा रहे हैं यार, किसी की मैयत पे नहीं। जस्ट चिल यार। यार, जब से मुझे पता चला है कि हम जिस जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ एक चुड़ैल का कुआं है, और वहाँ आसपास रहने वाले गांव के लोगों का कहना है कि उस कुएं की चुड़ैल लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है। बस तभी से मेरी बत्ती गुल है यार। गांव वाले गंवार होते हैं, इसलिए वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल पर आज भी विश्वास करते हैं। खैर कोई नहीं, चुड़ैल हो या चुड़ैल की अम्मा, उसके साथ हम करेंगे तम्मा तम्मा। क्यों दोस्तों? सही बात है। रोनी की कही बात बिल्कुल सच थी, पर उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा करके सभी ने आज अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया। पानी खत्म हो चुका है, मैं पानी लेकर आता हूँ। विक्की
पानी की तलाश में घने जंगलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने एक खूंटे पर बहुत सारे चमगादड़ टंगे हुए दिखते हैं और फिर वो सारे चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाते हैं, विक्की को वहां टंगा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर चेतावनी लिखी होती है, चुड़ैल का कुआं, इस कुएं के पास जाना सख्त मना है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पर अटके हुए हैं। भगवान जाने इन गंवार गांव वालों को कब अकल आएगी। विक्की एक बेल तोड़ता है, उसे बोतल में बांधकर उसकी सहायता से कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसके कानों में बेहद डरावनी चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। विक्की आवाज सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। विक्की घबराते हुए, कौन है? कौन है वहां? लगता है किसी बच्चे ने इस कुएं में डाल दी होगी। मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई। देख तांत्रिक, मैं वापस आ गई। अपने पीछे क्या हो रहा है उससे बेखबर विक्की पानी की बोतल पकड़े आगे कार की ओर जा रहा है। वो पीछे से आती इन आवाजों को सुनकर डर के रुक जाता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है और झटके से वो विक्की के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल हैरानी से उसे देखती रहती है। विक्की को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उसे हल्का सा डर लगता है। बावजूद इसके डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलटकर पीछे देखता है और बुरी तरह शौक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसने मौत को देख लिया हो। कुएं के ऊपर हवा में एक बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल है जो उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। विक्की जान बचाकर वहां से भागता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मुझसे तेज तो ओलंपिक का धावक भी नहीं दौड़ पाएगा, तो तू किस खेत की मूली है, कितना जवान और गरम खून है। मजा आ जाएगा आज मुझे तुम्हारा खून पीकर। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम ये पानी पी लो। मैं पानी नहीं, खून पीती हूँ। वो उस बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी नहीं पढ़ी क्या तूने? खून पीने वाली चुड़ैल हूँ जो खून पीकर जवान हो जाती है। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। अचानक चुड़ैल की जीभ तेज धार बन जाती है और एक ही झटके में विक्की की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। उसके धड़ से निकलने वाले खून को सर उठाकर पीने लगती है। खून पीकर चुड़ैल थोड़ी जवान हो जाती है और उसके चेहरे की झुर्रियां थोड़ी कम हो जाती हैं। ये विक्की कहाँ मर गया यार? अमित, लगता है उस झाड़ी में कुछ है। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रही है। अमित झाड़ी की ओर देखता है। झाड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। वो कहता है, कहाँ हिल रही है? वहां कुछ भी तो नहीं है। डर मत, हवा से हिल रही होगी। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही है। देखो, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। यार तू डरता बहुत है। कोई जानवर होगा, हमें देखकर भाग गया। तू टेंशन मत ले, चल चिल मार यार। लेकिन रोनी तो टेंशन ले चुका था।
बचाओ 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 बचाओ। उसके दोस्त उसे छटपटाते हुए देखते हैं। अमित और संजीव रोनी को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हैं। रोनी को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से रोनी का शरीर बाहर आ जाता है। इस कारण अमित और संजीव जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वो संभलते हैं और उनकी नजर रोनी पर जाती है। रोनी का सर धड़ से गायब है। ये देखकर अमित संजीव बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आते हैं और वो बाल उन्हें पकड़कर कुएं की ओर खींच कर ले जाते हैं। दोनों उल्टे लटके हुए चुड़ैल के चेहरे से इंच भर दूर रहते हैं। आज की इस दावत से मैं बहुत खुश हूँ। इंसान अगर किसी भी चेतावनी को जानबूझकर अनदेखा करता है तो वो अपनी मौत को दावत देता है। इसलिए जहां भी चेतावनी लिखी हो उसे अनदेखा न करें। क्या पता वहां भी चुड़ैल का वास हो। है और कोई माइका लाल जो इस चेतावनी को अनदेखा करके मेरे कुएं के पास आए? हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू, तुम आओ आओ अंदर आओ। दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो। अब क्या बताऊं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे डायलॉग तो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे और सुने थे, जब हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। पर्सनल जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, तुम फिल्मों में एक्टिंग करने का प्लान कर रहे हो क्या, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल कह नहीं पाया। आज मौका मिल ही गया है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी। और तुम? बबलू देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानकर मैं जितनी सरप्राइज हूँ उतनी ही खुश भी। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इत्तेफाक से कल विजय ने भी मुझे प्रपोज किया था और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम और विजय दोनों अच्छे लगते थे। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने विजय से ही शादी करने का मन बना लिया है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकर? हाँ वही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मैं भी ना, मुझे किसी से मिलना था, भूल ही गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी वॉल स्ट्रीट जाना होगा। बाय। चलो भाई, मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर सूखने देता हूँ, फिर नेहा को जाकर उसका बर्थडे सरप्राइज देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी नंदी जी को बहुत पसंद करती है। अरे बबलू, तुम? लगता है मौसम खराब होने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कुछ देर पहले आते तो शायद डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन अब काम से फ्री हो चुका हूँ। तुम बताओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ?
कुछ नहीं यार, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो अचानक ध्यान आया कि तुम्हारा घर आसपास ही है, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, तो आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे है, मुझे प्रॉब्लम है। क्या किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा करता हूँ। देख लो, तुम्हें मारने में जरा भी घबराया नहीं। मारे जाने के बाद नेहा मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी नेहा। नेहा, नेहा विजय के घर में आग लग गई और विजय, क्या हुआ विजय को? ही इज डेड। वो आग में जल गया नेहा, वो आग में जल गया। ये कैसा घर है? एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ लगता है घर का मालिक बहुत कंजूस है। मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इन मूर्तियों को ही बेचकर पैसा बना लूंगा। ये वाली मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है और सबसे अलग भी। भूत 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 भूत! भागने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो जी। ओ जी, जी, जी गलती हो गई जी मुझसे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा एक काम कर दे। ये क्या? मैं तो आपके 100 काम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर इस मूर्ति को ले जाकर बिजनेसमैन बबलू को दे दो। अगर नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दे देता हूँ। जी कहिए। जी मुझे बबलू जी से मिलना है। मैं ही हूँ बबलू, कहिए। बहुत अच्छे सर। सर हमारी कंपनी की तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाया गया था जिसमें आपका नाम आया है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रहा। ओह थैंक यू। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तो उसे भी बहुत पसंद है। हेलो नेहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तुम्हें पता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मुझे पता था नेहा, नंदी जी की मूर्ति देखकर तुम्हारे चेहरे में स्माइल जरूर आएगी। इस स्माइल को देखने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। नेहा, जाने वाला तो चला गया, अब उसका सोच सोचकर इस जिंदगी को सैड बनाना क्या सही है? बबलू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विजय से प्यार करती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है नेहा, इसे यूं बर्बाद मत करो। आखिर तुम कब तक यूं ही गम के साए में अकेली तड़पती रहोगी? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारा दुख अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। बबलू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, लेकिन सॉरी बबलू, मैं विजय की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और प्लीज आज के बाद हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ।
चीज मुझे प्यार और प्रार्थना से नहीं मिलती नेहा, उसे मैं साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेता हूँ। कुछ ही देर में तुम मेरी बाहों में होगी। ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो, इसे पीने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पीना नेहा। कौन है? कौन है? सामने आओ। नेहा, इस बबलू ने तुम्हारे ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाई है। झूठ है नेहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। कौन है? सामने आओ, आओ सामने। तुम? क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त शक्ति तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। विजय, तुम कहाँ चले गए थे विजय? अपनी नेहा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ? यूं दूर जाने के लिए मुझे माफ कर दो नेहा। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए मैंने तुम्हारे लिए नंदी जी की यही मूर्ति बनाई थी, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही इस कपटी धूर्त धोखेबाज दोस्त कहलाने वाले नीच इंसान ने मुझे मारकर मेरे घर में आग लगा दी। नेहा, इंसान नहीं भूत है, इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा विजय झूठा नहीं है, झूठे तुम हो, धोखेबाज हो तुम, हत्यारे हो। हाँ, मैं हत्यारा हूँ और हत्यारा मैं तेरी वजह से ही बना हूँ, समझी? मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है नेहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर 2 टके के मूर्तिकार को चुन लिया। तुमने मुझे न ठुकराया होता, मुझसे शादी कर ली होती तो विजय को मरना नहीं पड़ता, समझी तू? तुमने बनाया है मुझे हत्यारा। विजय, बचाओ मुझे, बचाओ विजय। खबरदार आगे बढ़े तो मैं इसे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तू एक आत्मा को धमका रहा है। हंस क्या रहा है? चले जा यहाँ से, तो मैं सच में इसे मार दूंगा। उस दिन तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था कमीने, लेकिन आज तू किसी को नहीं मार पाएगा। नेहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। I love you too। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय। अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, और मरने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं नेहा, आत्महत्या करना पाप होता है। तुम ये पाप मत करो। वादा करो, तुम जियोगी, मेरी खातिर जियोगी। वादा करो नेहा। अगर तुम यही चाहते हो विजय तो ठीक है, मैं जीऊंगी। खुश रहना। तुम भी। चलता हूँ। विजय। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था, जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहाँ के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहाँ तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज़ भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी
राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत, अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के। रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थीं। उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा। इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया। राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई, भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया। रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है
कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है, नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत।